अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। प्रोग्राम का आगाज एक अफसोसनाक खबर से करेंगे। ममलकत खुद आज़ाद पाकिस्तान में आज भी ट्रेन का सफर महफूज नहीं, जिसकी एक और मिसाल आज भी सामने आई जब एक ट्रेन हादसे में तकरीबन 30 अफराद जाँ बहक और 100 से जायद अफराद जख्मी हो गए। कराची से हवेलिया जाने वाली मुसाफिर ट्रेन हजारा एक्सप्रेस नवाबशाह के करीब हादसे का शिकार हुई जब इस ट्रेन की कम अज कम 10 बोगियां पटरी से उतर गई। कोई बच्चे आगे आ गए थे, उनको बचाने की वजह से जो है वो हादसा पेश आया। वो जख्मी यहाँ पड़े हुए थे, अल्लाह ताला ने हमें बचाया, ये वो हादसा पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हादसा नवाबशाह सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हुआ, जिसके बाद हंगामी इक़दामात शुरू हो गए हैं, जिसमें पाक फौज और मुकामी इंतजामिया भी किरदार अदा कर रही है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से ताहाल ट्रेनों की रवानगी मामूल के मुताबिक है, ताहम ट्रेनों के औकात कार में तब्दीली का इम्कान मौजूद है। हुकाम ने मजीद बताया कि मुतासरा ट्रेन की इकॉनमी क्लास में 1000 मुसाफिरों और AC क्लास में 130 अफराद ने बुकिंग करवा रखी थी। दूसरी जानिब आज ये हादसा ऐसे वक्त में पेश आया है जब एक रोज़ कबल ही अलामा इकबाल एक्सप्रेस बड़ी तबाही से बच गई थी, जब पडीदन रेलवे स्टेशन के करीब इसकी 2 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसके नतीजे में मुतासरा रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई थी। दूसरी जानिब हुकूमती वजीर अपने इदारे की नाकस कारकर्दगी और तकनीकी मसाइल को बज़ाहिर नज़रअंदाज करने की कोशिशों के तहत इस हादसे को मशकूक निगाहों से देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के बकौल इस हादसे के पीछे किसी भी किस्म की तकरीब को खारिजुज़्म का करार नहीं दिया जा सकता। ट्रेन जो थी ये बड़ी मुनासिब रफ्तार पे थी, 45 के करीब। जो इब्तदाई इतलात हैं, अभी मुसद्दका इतलात आनी बाकी। 2 इम्कानात बज़ाहिर लगते हैं, या तो ये कोई लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है या ये फॉल्ट डेवलप किया गया है। ये तखरीब कारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। इससे कबल 16 जुलाई को भी कराची से पंजाब जाने वाली एक माल बरदार ट्रेन की 11 बोगियां भी नवाबशाह स्टेशन के करीब ट्रैक से उतर गई थीं। जबकि पाकिस्तान में रेलवे हादसात की एक तवील तारीख मौजूद है, लेकिन हम हालिया तारीख पर अगर निगाह डालें तो 2005 में घोटकी में 2 ट्रेनों के टकराने से 100 से जायद अफराद जाँ बहक हो गए थे। जुलाई 2019 में सादकाबाद के मुकाम पर अकबर एक्सप्रेस ट्रेन जो है हादसे का शिकार हुई, 21 अफराद जाँ बहक हुए थे और 100 से जायद जख्मी हुए थे। अक्टूबर 2019 में तेजगाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 100 अफराद जाँ बहक हुए। फरवरी 2020 में रोड़ी के करीब ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 19 अफराद जाँ बहक हुए थे। जून 2021 में घोटकी के करीब ट्रेन में तसादम हुआ, जिसमें 65 अफराद जाँ बहक जबकि 150 अफराद जख्मी हुए थे। अप्रैल 2023 में खैरपुर के करीब ट्रेन हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए थे। पाकिस्तान हालिया ट्रेन के हादसात की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारा ट्रैक पुराना है, हमारी जो रेलवे का निज़ाम है वो बहुत ही पुराना है और नाकस उसमें खामियां बहुत ज़्यादा हैं। और इसे बेहतर बनाने के लिए CPEC के अंदर ML1 मनसूबा शामिल किया गया था, लेकिन उस मनसूबे के हवाले से किसी किस्म की पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी। पिछली तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर भी हम बड़े बड़े दावे सुनते रहे थे उस वक्त के वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब से कि हर सूरत में ML1 जो है वो बन जाएगी। ML1 बनती है, नया ट्रैक बिछता है, तेज़ ट्रेन उसके ऊपर आती हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक जो है रेलवे के हादसात जो हैं उनकी रोकथाम मुमकिन हो सकती है। वरना ये पुराना ट्रैक, ये पुराना रेलवे का निज़ाम रहा तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर हादसात इसी तरह से मज़ीद होने का अंदेशा जो है वो बढ़ता रहेगा, वो कायम रहेगा। अब बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की, और जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाक के वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, जो कि आज भी बहुत से क़वानीन पास हुए सेनेट ऑफ पाकिस्तान से। और इसके साथ साथ अब काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है कि जो कल मरदमशुमारी जो है पास की गई है, मंजूर की गई है, उसके नताइज को ओके किया गया, उसके बाद इंतख़ाबात जो हैं वो नवंबर में उनका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ चेयरमैन PTI के हवाले से भी बहुत से सवाल हैं जो कि हमने पूछते हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। चेयरमैन PTI के हवाले से ये चल रही हैं खबरें, ये इत्तलात हैं कि उनकी ज़मानत तो शायद हो जाए इस केस के अंदर, जिस तरह आज आपने जिक्र भी किया कि उनके पास ज़मानत का हक मौजूद है, वो हाई कोर्ट के अंदर भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी केसेस के अंदर उन्हें एक के बाद एक गिरफ्तारी डाली जाएगी। जिस तरह से 185 के करीब FIRs हैं, नैब के केस में भी उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है, कोयटा में वकील कत्ल केस के अंदर बहुत सारी, यानी फिर वो घुमाया जाएगा पूरे मुल्क के अंदर, ऐसा ही है सर कुछ? देखिए, आप माशाल्लाह बड़े समझदार और बड़े सीजन्ड एंकर्स में से हैं। ये मैं किस तरह से इन सवालों का जवाब दे सकता हूँ? ये सारे मामलात जो हैं, ये मुतलका जो इदारे हैं, ये नैब ने डिसाइड करना है, ये बलूचिस्तान पुलिस ने डिसाइड करना है,
ये पंजाब पुलिस ने डिसाइड करना है, ये FIA ने डिसाइड करना है, जिनके पास उनकी 2-3 इंक्वायरीज हैं पेंडिंग जो इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और कोई 8 से 10 अदालतें हैं जिनमें उनकी कब्ज़ गिरफ्तारी जमानतें जो हैं वो पेंडिंग है। तो इस वैसे आपकी असेसमेंट क्या है सर? ये बाहर तो जल्दी जल्दी आपको आते हुए नजर नहीं आ रहे, जमानत अगर हो भी जाती है। मैं सारी उम्र मैंने अदालतों में गुजारी है बतौर वकील। जी हाँ। मैं कभी कोई बात जो है सर वो गेस वर्क पे नहीं करता। जो काम मेरे करने वाला है उससे मुतलका पूछेंगे, बताऊंगा। ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि अगर उनकी एक केस में जमानत होती है, किसी और में नहीं होती। ये भी वैसे मैं बताऊं कि आफ्टर कन्विक्शन जमानत एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं होती, बाद सजा जमानत जो है वो केस के मेरिट्स देख के होती है। और ये एक ओपन एंड शट केस है, 1+1=2 वाला केस। इसमें बड़ी सीधी सी प्रोपोजिशन है कि उन्होंने 2 जगहों पे गोशवारे दाखिल करवाए। एक जगह पे टैक्स रिटर्न्स जो है वो क्योंकि क्लासिफाइड होती हैं, उनमें जो तोशा खाना से उन्होंने फवायद हासिल किए, वो करोड़ों की रकम थी, वो मेंशन कर दी। दूसरी जगह क्योंकि उसने वेबसाइट पे जाना था, पब्लिक होना था, वो उन्होंने दानिस्ता नहीं की, और साथ एक एफिडेविट लगाया कि मैं हल्फिया बयान करता हूं कि मैंने कोई चीज छुपाई नहीं है। तो ये सादा सा केस है। वो दोनों चीजें जो हैं इलेक्शन कमीशन में भी साबित हुई, ट्रायल कोर्ट में भी। तो ये इतना सिंपल केस नहीं है कि ये रन ऑफ मिल केस है कि सुबह जमानत दे दी जाएगी। हाँ, उनकी अपील सुनी जाए, उनका केस सुना जाए, देखा जाए, बात की बातें हैं। तो बाकी मुकदमे उनके खिलाफ है, उनमें वो प्री अरेस्ट बेल पे है। इट वुड बी फॉर द कोर्ट्स कंसर्न्ड कि वो क्या डिसाइड करती हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो मुल्क में इंतखाबात के वाले से गैर यकीनी की कैफियत ज़ाहिर छाई हुई है कि इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। ज़ाहिर उसकी मिसाल हमारे पास रिसेंटली मौजूद है, पंजाब में और KP में इंतखाबात का 90 दिन के अंदर ना होना। मरदमशुमारी के कल उसके नताइज को जो है मंजूर करने के बाद तो ज़्यादा अब ये वहाम पैदा हो गया कि शायद इंतखाबात नवंबर में नहीं हो रहे। ऐसा ही है सर? देखिए, मैं फिर यही अर्ज करूंगा कि ये सवाल भी इलेक्शन कमीशन इसका बेहतरीन जवाब दे सकता है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी ना थी, ना है और ना रहेगी। आईने पाकिस्तान के तहत ये डोमेन, इख्तियार और जिम्मेदारी आर्टिकल 218 की क्लॉज 3 के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए है। मरदमशुमारी पे क्योंकि अरबों रुपए खर्च हुए थे और मरदमशुमारी एक आईनी जिम्मेदारी थी, और उससे भी बढ़ के पिछली हुकूमत ने ये तय किया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, और उसके लिए फंड्स जारी करने का हुक्म दिया था कि डिजिटल मरदमशुमारी की जाए, ताकि जो 2017 में मुआहदा हुआ था तमाम सियासी जमातों के माबैन कि अगले इलेक्शन से पहले हो जानी चाहिए, ताकि ये जो एक कंट्रोवर्सी है ये दूर हो। और एक सनसेट क्लॉज के साथ आईनी तरमीम की गई थी आर्टिकल 51 क्लॉज 5 की, कि वो सिर्फ 18 के इलेक्शन की हद तक इस्तेमाल होगी। तो हुकूमत ने अपनी एक आईनी जिम्मेदारी पूरी की है। अब ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो हल्काबंदियां करते हैं, वो नहीं करते हैं तो कितनी जल्दी करते हैं, किस तरह से करते हैं। सर, इन सवालों का जवाब अगर मैं दूंगा तो मैं मुदाखलत कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में। तो ये बहरहाल आप वज़ीर कानून है, आपकी एक राय तो हो सकती है, आप माहिर कानून भी हैं, तजुर्बा रखते हैं चीज़ों के हवाले से। उस पर राय में मैं जानना चाह रहा था कि अगर आपके ज़रा अंदाज़ा तो आपको होगा कि नवंबर में शायद ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कहीं जाके जनवरी फरवरी में जाके इंतखाबात हो रहे हों। आदिल साहब, देखिए, मैं बिल्कुल इस पर कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि ये फिर क्या फाराई होगी। मैंने कल भी ये बात की थी, किसी टीवी चैनल पे मुझे लिया गया था कॉल पे, तो उन्होंने पूछा कि अब क्या हो सकता है और क्या क्या सिनेरियोज हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ये प्योरली इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है। अगर वो हल्का बंदियों का फैसला करते हैं तो हल्का बंदियों का टाइम जाहिर है आप इसमें ऐड कर लें। वो बड़ी भी जल्दी करें तो मेरे ख्याल में 3 माह के अंदर अंदर वो होंगी, और फिर उसमें आप 50 डेज ऐड करें साथ में, तो ये महीना 1.5 महीना उस सूरत में आगे चला जाएगा अगर हल्का बंदियां की। वरना इलेक्शन कमीशन के लामहदूद इख्तियारात हैं, वो ये तय करेंगे पूरे कमीशन में इस मामले को रख के कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, और उसमें से रास्ता निकालें। और उसमें गालिबन उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू करना पड़ेगा। जो रिसेंटली एक जजमेंट आई है, जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला भी है कि इलेक्शन कमीशन के जिसमें इख्तियारात और के हवाले से उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड एक फैसला दिया है। वो ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल में, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना आइनी इदारों के लिए ज़रूरी नहीं है। जजमेंट थी वो उस केस के हवाले से थी, अब तो एक आइनी सूरत हाल नई डेवलप होती है तो इलेक्शन कमीशन उस पर डिसाइड करेगा। जी सर, ये बताएं कि आज जिस तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून जो है वो पास हो गया, उसमें तरामीम जो है वो मंजूर कर ली गई हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से मैं माजी अगर आपका थोड़ा सा उस पर आपको लेके जाऊँ तो इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के अंदर भी जो चीज़ें लाई गई थी तरमीम मियाँ साहब ने की, खुद उसकी जद में आई बाद में। उसके बाद फिर आर्टिकल 62-63 के वाले से भी तरमीम का कहा गया, लेकिन मियाँ साहब नहीं माने थे। उन्हीं कवानीन के तहत मियाँ साहब को सज़ा हुई, वो नाअहल हुए। और इसके अलावा नैब कानून के अंदर भी जो है पीपल्स पार्टी कहती रही कि तरमीम कर देते हैं, मियाँ साहब नहीं माने थे। उसी नैब के रगड़े में आपकी पार्टी की लीडरशिप आई। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, कल को ये ऐसा न हो कि आप ही खुद इसके रगड़े में आ रहे हो। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में प्रपोजल्स भेजे थे वजारत दिफा और वजारत दाखिला ने, वो हुकूमत ने सेनेट में डिस्कस करने के बाद वो प्रोविजंस ही विड्रॉ कर ली हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ उसमें जो कुछ मॉडर्न जमाने की जो रिक्वायरमेंट्स थी उस लॉ को ठीक करने की, यानी डॉक्यूमेंट पुराने जमाने का डॉक्यूमेंट कागज पे 1923 का पत्ते पे, छाल पे, कपड़े पे होता था, अब वो वर्चुअल होता है, अब वो डिजिटल होता है, अब वो इंटरनेट पे होता है, अब वो ईमेल्स में होता है। वो चीजें उसमें ऐड की गई हैं और कुछ प्रोसीजरल चीजें उसके दुरुस्त की गई हैं जो कि मुल्की सलामती के हवाले से कोई नया जुर्म, कोई नया इख्तियार किसी को गिरफ्तार करने का इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो प्रपोजल आई थी वो विड्रॉ कर ली गई। मैं आज अगर टीवी के जरिए ये बात आप तक पहुंचाऊं और आपके नाजरीन तक कि उसको बल्कि बेहतर करके सॉफ्ट किया गया है, उसमें जहां पे कोई ऐसे मामला थे जहां लगता था कि ये मिसयूज हो सकता है, कोशिश की गई है कि उसमें भी भाम दूर हो। आज जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे इंजीनियर रुखसाना जुबैरी साहिबा ने, रजा रबानी साहब ने जो तजावीज दी और सेनेटर मुश्ताक साहब ने, उनके मुताबिक अनप्रेसिडेंटेड मैनर में मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इजाजत तलब करके 2 तरमीम और उनकी लेके उस पर भी अमल कर दिया। तो वो तो बिल्कुल आप मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है जो पास हुआ है, उसमें कोई ऐसी, और इंशाअल्लाह और अजीज किसी की गर्दन मासवा पाकिस्तान दुश्मनों की जो एस्पिनाज और स्पाइंग में मुलव्वस हैं कलभूषण यादव लोग, ये पहले भी उन पर लागू होता था, आइंदा भी उन्हीं पे लागू होगा। अच्छा साहब, मुझे ये बता दें फाइनली कि ये जो मामला है आगे केयर टेकर सेटअप के वाले से चले चीज़ें हो जाएंगी, तय हो जाएंगी। ये बताएं मियाँ साहब का मामला जो है वापसी का, वो एक बड़ा उस पर बहस होती है, बड़ा सवाल उठाया जाता है कि वो कब आएंगे। बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं। फिर बीच में ये एक पॉइंट भी आया, आपके कुछ वज़रा ने कंफर्म भी किया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट है उसको देखा जा रहा है कि वो रिटायर हो जाए 16 सितंबर को, उसके बाद मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे। इसकी क्या वजह है सर? ये लोगों की अपनी परसेप्शंस हैं। जो लोग दूध का जला छाछ भी फूंकता है, जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला पिछले दौर में कि वो 8-8 महीने उनकी जमानतों की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रही और उसके फैसले नहीं हुए, 1.25 साल मुकदमे पेंडिंग रहे और उनको रिहाई नहीं मिली, और दूसरी तरफ रिमांड पे बंदे को बुला के रिलीज किया गया और उसे ग्रीट भी किया गया, तो ये फिर परसेप्शन तो इस तरह के बनते हैं लोगों के। लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूँ कि ये बातें जो हैं ये मफरूजों पे कायम होती हैं। मियाँ साहब की आमद का कोई इससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। उनकी जो कानूनी टीम है वो मुशावरत कर रही है। उनकी जो एक इशू था उनका सुप्रीम कोर्ट की नहली का, वो तो लॉ में अमेंडमेंट के बाद हल हो गया। वो जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक का वो पीरियड गिना जाएगा, वो अब क्वालिफाइड है। उनकी जो नैब की 2 अपील्स हैं उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व कर रखा है कि वो जब आए वो उनकी बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा के फैसले में आपने देख लिया कि उसमें से क्या निकला है, क्रिमिनलिटी नहीं है, प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला था। दूसरा केस उससे भी ज्यादा वाजे है। तो उनकी लीगल टीम जो डील कर रही है उसके साथ वो देख रहे हैं। मैं जब फारिग होकर उसमें जाऊंगा तो आपसे जरूर शेयर करूंगा। वैसे क्या अंदाजा है बतौर वकील, बतौर माहिर कानून के कितने टाइम में मियाँ साहब पाकिस्तान आके इन केसेस से क्लियर हो जाएंगे? वो टाइम लाइन आपको अंदाजा है? ये तो जो नैब की अपील्स हैं वो राइट अपील्स हैं, उनमें फैसला भी एक आ चुका है। दूसरा केस भी उससे मिलता जुलता है, बल्कि हिस्टोरिकली ये पहली दफा हुआ है नैब के 20-22 साल हिस्ट्री में कि एहसासों के केसेस एक से ज्यादा बनाए गए हों। एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स जो है हमेशा एक केस होता है, इस दफा 3 बनाए गए, 2 में सजा कर दी, 1 में बरी हो गए। ये चंद हफ्तों का 2 से 3 वीक्स के ये मामलात हैं। अगर ये केसेस सुने जाएं तो ये 4 से 5 हेयरिंग्स में डिसाइड हो सकते हैं। यानी पाकिस्तान में लैंड करने से वजीर आजम के कैंडिडेट होने के लिए अहल होने तक उनको 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। उससे पहले भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये केसेस आर्ग्यू होंगे, क्योंकि जो मेन इसकी हेयरिंग है
वो एवन फील्ड में जुरिस्डिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस हो के एक तफसीली फैसला आ चुका है। अब कोई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होगा ये। थैंक यू सो मच आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू बुलाई वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की, जिनका यह कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनके पाकिस्तान लैंड करने से उनके अहल होने तक का जो प्रोसेस है उसमें 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम लग सकते हैं। उसके अंदर अंदर उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो फिर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे एक अहम मामले के ऊपर, तज़िया शामिल करेंगे अगले निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बारे से। अगला निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन हो सकता है खबर भी आपको देंगे और तज़िया भी शामिल करेंगे। मोहसिन बेग साहब का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के सियासी आफ्टर शॉक्स आज भी जारी हैं। आलमी मीडिया हो या सेनेट का इजलास, हुकूमती वज़रा को इस गिरफ्तारी से मुतालिक वजाहतें देनी पड़ रही हैं। हर फोरम पर कहा जा रहा है कि यह गिरफ्तारी सियासी नहीं है। इस गिरफ्तारी के बावजूद भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को रिलीफ मिल सकता है। हुकूमती मौक़िफ़ अपनी जगह, ताहम क़यास और ज़मीनी हक़ाइक़ यही बताते हैं कि हुकूमत किसी तौर पर भी चेयरमैन PTI को किसी भी किस्म का रिलीफ देने को तैयार नहीं होगी, जिसके लिए हुकूमत के पास चेयरमैन PTI के खिलाफ ना ख़त्म होने वाले मुकदमात का सिलसिला है, जिसकी बुनियाद पर मुमकिन तौर पर उनकी एक के बाद एक केस में गिरफ्तारी डाली जा सकती है। ये रिलीफ देना हुकूमत के लिए इसलिए भी सूदमंद साबित नहीं होगा क्योंकि चेयरमैन PTI का सियासी खदकार जो कि जेल ना जाने से घट रहा था, वो अब बज़ाहिर जेल जाकर और जेल से बाहर आकर मजीद बढ़ने का इम्कान हो गया है। और इस ही सियासी खदकार को बढ़ने से रोकने के लिए हुकूमत के पास उनको सियासी मंजरनामे से साफ करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ हुकूमत के लिए एक दूसरा दर्द सर वो आईनी जिम्मेदारी है, जिसके तहत हुकूमत को अपने इक़्तिदार की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इलेक्शन में जाना होगा। इलेक्शन, लेकिन हुकूमत इस जिम्मेदारी से भी बज़ाहिर राह फरार इख्तियार करती दिखाई दे रही है फॉर टाइम बिंग, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में मरदमशुमारी की मंजूरी ने यह बता दिया है कि अब इलेक्शन में ताख़ीर यकीनी है। इसकी तकनीकी वजूहात तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ सियासी वजूहात भी हैं जिसकी बुनियाद पर हुकूमत और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने से कतराती दिख रही है। दूसरी जानिब हुकूमत में शामिल दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी तरह मरदमशुमारी की मंजूरी तो दे दी, लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताख़ीर को तैयार भी नहीं है। आज भी सेनेट के इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बाशगाफ अल्फाज में इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर दिया है। अब महसूस हो रहा है कि जो 60 डेज में या 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने थे वो मुलतवी शायद हो जाए। पहली तो बात यह है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको अब अपना चुप का रोजा तोड़ देना चाहिए। ये बात कहनी चाहिए कि उनको कितना टाइम लगेगा डिलिमिटेशंस करने में। ये सवाल सिर्फ रज़ा रब्बानी नहीं कर रहे, बल्कि इस वक्त मुल्क के सियासी, कानूनी और मीडिया के साफ्ती हलकों के अंदर भी हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, जिसका जवाब ताहाल ना हुकूमत के पास है और ना शायद इलेक्शन कमीशन के पास हो। और इस इम्कान को तक़वियत मिल रही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह वफाक और दीगर सूबों में भी आने वाली निगरान हुकूमत की मुद्दत तवील हो सकती है। इस इम्कान और इस इम्कान की सूरत हाल में मुल्क में एक बार फिर पैदा होने वाले सियासी जान और इबहम पर तफसीली तज्जिया लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी तज्जिया बेग साहब ने। मोहसिन बेग साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो चेयरमैन PTI की बात कर लेते हैं कि अटक जेल में मुंतकिल हो गए, सज़ा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इस सज़ा में तो इस केस के अंदर तो पर्टिकुलरली ये कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि शायद हफ्ते 10 दिन में बेल मिल जाए, चूँकि बहुत सख्त तरीन हालात में मियाँ नवाज शरीफ को भी 2 महीने 6 दिन के अंदर बेल मिल गई थी, तो इसमें भी शायद बेल हो जाए। लेकिन वो जो एक मॉडल चल रहा है पिछले हम देख रहे हैं कई महीनों से कि एक केस में बंदा बेल पे निकलने वाला होता है, दूसरे केस में गिरफ्तारी, फिर तीसरे केस में गिरफ्तारी। चूँकि अभी 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है अलकादर वाला वो भी है। इसके अलावा फिर कोयटा में वकील कत्ल केस के अंदर भी चूँकि नॉमिनेटेड हैं या नहीं मुलव्वस, लेकिन उसमें भी वो पूरे मुल्क की यात्रा जो है वो राउंड लगवाने वो काम भी शुरू हो सकता है। बहुत शुक्रिया समर। बेसिकली जो पहले आपने कहा कि इस केस में ये जो सज़ा है इसमें बेल हो सकती है इनकी अपील के दौरान, और फिर ये केस चलता भी रहे तो ये होता है कि अगर आप 7 साल के अंदर आपको सज़ा हो तो आपको बेल इजी तो नहीं आम आदमी को मिलती, लेकिन इन जैसे लोगों को मिल जाती है जो पैटर्न चला आ रहा है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो इतने ज़्यादा केसेस हैं ये इन्होंने खुद ही रिवायत डाली थी PTI ने और इंसाफ ने
कि एक बंदे को अरेस्ट करो और उस पर 5, 7, 10 केसेस बना दो, तो ये तो अल्लाह का कानून है, जो आप करोगे वो भरोगे, इसलिए इन पे भी वही काम शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके 2-3 केसेस तो बहुत ओपन एंड शट हैं, जैसे ये तोशा खाना वाला था, फॉरेन फंडिंग वाला था, और लोगों का ये कहना है कि जी बड़ी जल्दी सज़ा दे दी, ऐसा नहीं है। 14 माह से ये केस चल रहा है और 21 पेशियों पे से सिर्फ ये 3 पेशियों पे पेश हुए। हालांकि आपको पेश होना लाजिम है, और अगर मतलब आम कोई बंदा हो तो जज उसी वक्त ज़मानत कैंसिल कर देता है। तो खान साहब ने जितना खेलना था लॉ के साथ, और जो अब जब इनकी हुकूमत थी और जिस तरीके से ये लोगों के ख़िलाफ़, अपने ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ करवा रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है ये खुद भुगत के आई है इनके शर से। उनके ऊपर जैसे केसेस बनाए गए नेचुरली, अब ये कुछ केसेस तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक हैं, उनमें इनको कानूनी हक है, इनका इसका मतलब है कि वो बाहर इस केस पे जमानत हो भी जाए, बाहर अगले चंद महीने तक वो नहीं आने वाले, इंतखाबात के इनेकाद तक कम से कम बाहर नहीं आने वाले। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। ये आ जाएंगे बाहर, ये अपने केस को डिफेंड करें। अगर किसी और केस में ये अरेस्ट होते हैं तो नेचुरली, और मैं ये समझता हूँ कि इसने तो लोगों को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया, मेरे समेत, लेकिन मैं समझता हूँ कि फेयर ट्रायल का हक देना चाहिए, इनको डिफेंड करना चाहिए। अगर कुछ केसेस में तो इनकी चोरी, इनका फ्रॉड, इनका झूठ साबित शुदा है, उसमें ये सिर्फ डिले टैक्टिक से इस्तेमाल कर रहे थे खान साहब। और ये जब गवर्नमेंट जाने लगी थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ, तो ये बाजवा साहब के साथ जो नेगोशिएट कर रहे थे उसमें मेन कंडीशन ये थी कि मेरे पे केसेस ना बनाए, बिकॉज ही न्यू कि जो फ्रॉड इनके घर में हुआ, इन्होंने किया, जो फेवरेटिज्म किया, जो चोरी की, जो जिस किस्म की करप्शन हुई है, वो इनको पता था। साबिक खातून अव्वल की गिरफ्तारी भी देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल वो डील कर लेगी, वो सियानी खातून है, वो माल के लिए आई थी, वो डील कर लेगी, वो जेल नहीं जाएगी। सही। अब मुझे ये बताएं कि अटक जेल का जो इंतखाब किया गया, क्या लगता है आपको? अटक जेल वैसे पाकिस्तान की सख्त तरीन जेलों में से एक जेल समझी जाती है, जिस तरह से मस्त जेल है, अटक जेल है, ये पाकिस्तान की, और DI खान वाली गालिबन ये पाकिस्तान की सख्त तरीन जेलें समझी जाती है। मियां नवाज शरीफ को भी वहीं पे अटक किले में बंद किया गया था। आए तो अडयाला के लिए थे, फिर यहाँ से अटक ले जाया गया। क्या लगता है, ये इसलिए तो नहीं किया कि बहुत ज़्यादा सख्ती में डाल दिया जाए ताकि वो जल्दी जो है किसी मुआहदे पे आ जाएं, किसी बातचीत पे, यानी मुआहदे से मुराद किसी समझौते पे आ जाएं? क्या लग रहा है? एक तो मैं समर कोरेक्शन कर दूं कि अटक किला और अटक जेल 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अटक जेल कोई सख्ती वाली जेल नहीं है, बहुत छोटी सी। हवालातियों की जेल है, कैदियों की जेल नहीं है। ये तो सजा याफ्ता कैदी है ना? नहीं, उसमें कैदी भी हैं। उसमें मोस्टली जब आपको कैद हो जाए तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखते जहाँ से आपको सजा हुई हो, या आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो, तो मोस्टली आपको दूर दराज भेज दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कोई ऐसी हार्ड नहीं, इनको पूरा एक कंपाउंड दिया गया है, इनकी सिक्योरिटी एक्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है, इनके लिए खाना वो लैला पका रहे हैं, डॉक्टर उसको मॉनिटर कर रहा है। रात को इन्होंने कहा कि जी मुझे नींद वाली गोली दे दें, वो डॉक्टर ने दी, ये सोए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई, ये तो लोगों के, समर साहब मेरे ऊपर भी इन्होंने जेल में इंक्वायरी करा दी, मैं खाता क्या हूँ, मैं बैठता किधर हूँ, मैं किस हालात में हूँ। ये हवालात से मेरी तस्वीरें रोज़ 3 दफ़ा मंगवाता था कि हवालात से निकाला तो नहीं है। तो अपनी बातें याद होनी चाहिए। इसी तरह ये राना सनाउल्लाह थे, उनकी बैरक में वो शुगर फेंक देता था, वो जो आजकल मफरूर है, उस वक्त बड़ा शर्ला घोम था, शहजाद अकबर, उसकी भी करप्शन आप देख लें। तो मकसद ये है कि आप लोगों से उतना ही करें जितना आप खुद भी सह सकते हैं। इस वक्त तक उनके साथ कोई सख्ती नहीं की गई। सही, बिल्कुल ये झूठ है। और हाँ ठीक है, जो जेल मैनुअल है, जो जेल के रूल्स हैं, उसके मुताबिक उनको बेहतरीन खाना भी दे रहे हैं, वो खुद से अलहदा से बना के, कि ये भी प्रोपेगेंडा जी कुछ डाल ना दिया जाए, उसके लिए वो जेल वाले बड़े केयरफुल हैं। अच्छा सर, ये बता दें मुझे कि इलेक्शन के हवाले से बेग साहब काफ़ी ज़्यादा एक मुल्क के अंदर बहस चल रही है, और एक कन्फ्यूजन है काफ़ी ज़्यादा कि शायद इंतखाबात टाइम पे नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से कल मरदमशुमारी इन्होंने अप्रूव कर दी है, हल्का बनियों का प्रोसेस 4 से 6 महीने एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लग ही जाएंगे, तो फरवरी तक ही इसका मतलब है कि इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये पहले भी यही डेट थी। अच्छा, लेकिन उस वक्त आपको पता है लास्ट मंथ इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुला ली थी 25 तारीख को। फिर इनका माइंड बदल गया और इन्होंने कहा कि जी जल्दी इलेक्शन करवाएं और जल्दी से वापस आ जाएं। वापस तो खैर इन्होंने नहीं आना। मकसद ये है कि आप नए सेंसिस पे इलेक्शन करवाते हैं। किसने तय कर दिया वापस इन्होंने ही आना है? जिन्होंने तय करना था कर दिया। अच्छा, अब मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम को तय करना चाहिए। वैसे
अवाम क्या तय करती है जो अवाम के बस में हो? अवाम तो अपना वोट बिरयानी की प्लेट पे भेज देते हैं, गिला किस बात का करते हैं? पैसे लेके वोट देते हैं, फिर गिला भी करते हैं। अवाम का जो हाल है ये अवामी की वजह से है। अगर अच्छे तरीके से आप वोट कास्ट करें और अपने वोट को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें उस हक को, तो आपकी ये हालत ना हो। किस किस्म के सिलेक्ट करके आप बंदे भेजते हैं, जब पार्लियामेंट में आते हैं उनकी ज़रा हालत देख लें। समर साहब, आपको पता है कि 90% लोग पार्लियामान में खड़े होकर कभी बात नहीं करते, सिर्फ डेस्क बजाते हैं, लीडर की तरफ देखते हैं। उनमें इतनी सलाहियत नहीं कि उस अवाम के किसी बिल को, किसी अवाम की इश्यूज़ को वो रेज कर सकें। बल्कि बाकायदा मैं देख रहा था पिछले एक दो सालों में तो बाकायदा स्पीकर ने एक दिन रखा था, कुछ चंद मखसूस दिन रखे थे बैक बेंचर्स के लिए कि जो पूरा साल नहीं बोलते उन्हें एक दिन को बोलने का मौका दे दिया जाए। बजट के दौरान अमूमन दी जाती है। साल एक स्टोरी करते थे कि कितने लोग पार्लियामान में बोले, फॉरगेट इट के कोई बिल लेके आए अवाम की बेहतरी के लिए, कोई मुंह से कुछ बोलना, जाके कुछ बोले, किसी पॉइंट ऑफ रेस ऑर्डर पे बोल रहे हैं, हो जाए, नथिंग। तो मकसद ये है कि ये जो इलेक्शन है ये नए सेंसस पे होना चाहिए। 3.5 पौने 4 करोड़ लोग नए ऐड हुए हैं, तो हल्का बंदियां भी चेंज होती हैं। गो के उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सीटें नहीं बढ़ रही हो, करे सीटें हम नहीं, उसके लिए एक समर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। अभी इस गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, लिहाजा लेकिन उन वोटर्स को, उस हल्का बंदियों को, उन हल्कों को और नई लिस्टें बननी है, उसमें 3-4 माह लग जाते हैं। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो 16 बार इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा इनको कि रेक्टिफाई करें ताकि हम तैयारी कर सकें, नहीं किया। इस गवर्नमेंट ने 14 माह हो गए, रेक्टिफाई नहीं किया, अब किया। तो मकसद ये है कि इलेक्शन प्रॉपर फ्री एंड फेयर होने चाहिए ताकि सबको कोई एतराज़ ना हो, सवाए खान को। वो उसको तो एतराज़ इधर वे होएगा ही होएगा, वो तो मानेगा ही नहीं ना, चाहे कुछ भी हो। अगर वो 100 सीटें जीता है तो कहेगा मेरी तो 200 थी। मकसद ये है कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं इस इलेक्शन के बाद, और मुल्क जिस क्राइसिस में है उसमें समर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और मुल्क की कॉस्ट पे एक शख्स अगर फसाद डाल रहा है तो मैं समझता हूँ उसके साथ डील करना चाहिए। इंतखाबात फरवरी में ही देख रहे हैं जी, उसके बाद क्योंकि मार्च में सेनेट है और सेनेट का एक तरीकाकार है, तो आपने आधी सेनेट खाली हो जाएगी मार्च में। बिल्कुल वो ज़रूरी है कि आप मार्च में सेनेट का इलेक्शन है तो उससे पहले आप इलेक्शन फाइनलाइज कर दें। लेकिन वैसे इलेक्शन के हवाले से बेग साहब एक जो वेरिएबल है पाकिस्तान के अंदर जिस पे बात होती भी है कि पीटीआई सबसे बड़ा वेरिएबल है कि जब तक पीटीआई को बिल्कुल ही सेटल नहीं कर दिया जाता है इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल, इस इलेक्शन की हद तक कम से कम इंतखाबात नहीं होंगे, तो फरवरी तक ये प्रोजेक्ट जो वाइंड अप करने की हो रही थी कोशिश, ये वाइंड अप हो जाएगा? ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती होगी जो लोग ये ऐसा एनालिसिस करते हैं। मकसद ये है कि 2018 से ज़्यादा आज ये शख्स और ये पार्टी पॉपुलर नहीं है। 2018 में जिस तरीके से ये पॉपुलर थे उसके बावजूद भी इनको इधर उधर से मांगे तांगे की और फ्रॉड करके, चोरी करके सीटें दी गई 36 के करीब, फिर भी मेजॉरिटी नहीं बनी। आज हालात मुख्तलिफ हैं। इन्होंने 4 साल गवर्नमेंट की है, ये उसके ऊपर बात नहीं करता, ये अपने कारनामे नहीं बताता, ये तो दूसरों पे ब्लेम करता है। और हर चीज़ मकबूलियत तो शायद आज 18 से ज़्यादा, लेकिन कबूलियत नहीं है आज। नहीं, ये भी मैं समझता हूँ ट्विटर पे ज़्यादा है। आम हालात जब होंगे, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, देखिए ट्विटर पे इनकी फेक आईडीज़ हैं, करोड़ों के रिसेंटली वो 37 में से 30 ज़िमनी इंतखाबात जीते, तो उसमें नहीं देखें वो इंतखाबात समर साहब बेंचमार्क नहीं है, वो टेक्निकली जीता है। उसमें डेटा लीक किया गया नादरा का, उसको दिया गया, जिसके ऊपर ऑफकोर्स आपने, मैंने नहीं किया, किसी ने तो किया ना जी। उसकी जिम्मेदारी नादरा पे है और नादरा के चेयरमैन साहब को जब वो अभी रिज़ाइन दिया तो उसके एफआईए उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। वो सबसे बड़ा क्राइम है कि आप, और वो जो डेटा है इलेक्शन कमीशन की प्रॉपर्टी है, वो नादरा की नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने प्रीवियस चेयरमैन को शो कॉज नोटिस दिया कि आपने डेटा कैसे लीक किया। फाइनली वो इलेक्शन कौन बनेगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म, ये सवाल हर किसी के जहनों में है, हर किसी की जुबान पर है। क्या आपको लग रहा है कौन आ रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म? नाम तो बहुत सारे चल रहे हैं, बेशुमार, जितने मुंह उतने नाम, उतने हम सुन रहे हैं, लेकिन कोई नाम है जो शायद आपके इल्म में होगा? देखिए मेरे ख्याल में अभी तक फाइनल नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जिनको कंसीडर किया जा रहा है बड़ा सीरियसली, वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं प्रीवियसली, एम्बेसडर भी रहे हैं, उनके ऊपर शायद कंसेंसस बिल्ड हो जाए। अच्छे इंसान हैं और आपको ऐसा ही इंडिपेंडेंट माइंड रखने वाला आदमी चाहिए।
तो मेरे ख्याल में एक आध दिन में फाइनल हो जाएगा, अभी हुआ नहीं। देखो साबिक सेक्रेटरी खारजा का नाम ज़ेर हो रहा है, बता रहे हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट का, यानी कि ब्यूरोक्रेट। चलिए बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की मोहसिन बेग साहब की, जिनका एक साबिक ब्यूरोक्रेट यानी सेक्रेटरी खारजा का नाम कंसिडर किया जा रहा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, लेकिन अभी भी इस पर हतमी इत्तफ़ाक़ राय कायम नहीं हो सका। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आइंदा हफ्ते जब हम अपना शो करेंगे तो पीडीएम हुकूमत जा चुकी होगी और एक नया निगरान सेटअप वजूद में आ चुका होगा। अप्रैल 2022 में गो के पीडीएम और इत्तेहादियों ने साबका हुकूमत और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आईनी तरीके से घर की राह दिखाई थी, लेकिन इस दिन से आज तक मुल्क की सियासत में हिजान और बहरान ख़त्म नहीं हो पा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी मुल्क की सियासत का एक ऐसा ही सनसनीखेज दिन था जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल जाना पड़ा और उनका सियासी मुस्तकबिल बज़ाहिर तारीख दिखाई दे रहा है। तहाँ पीडीएम हुकूमत के दौर में आवाम का मुस्तकबिल और हाल दोनों ही तारीख ही दिख रहे हैं। अगर किसी का कुछ भला हुआ है तो वो इस हुकूमती सेटअप में शामिल सियासी रहनुमाओं और जमातों का ही हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल 2022 को इक़्तिदार संभालते ही अपनी पहली तकरीर में कहा था कि अब मुल्क में तरक्की का दौर शुरू होगा और अवामी हुकूमत अवामी इक़दामात करके गरीब अवाम भरपूर रिलीफ देगी। इंशाअल्लाह हम तरक्की के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। बेटियों के दुख दर्द का मुदावा करेंगे, किसान और मजदूर के पसीने का हक अदा करेंगे और हम खड़े होंगे अपने पांव पे। कौम बनेगी, अजीम कौम बनेगी। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवाम को पुराने पाकिस्तान में वापसी पर मुबारकबाद दी थी। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। ताहम ना ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से रिलीफ देने का वादा वफा हुआ और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी के पुराने पाकिस्तान में अवाम का कुछ भला हुआ। यहाँ उल्टी गंगा ही बहती रही। जो रिलीफ अवाम को मिलना था वो सियासी अशराफिया को मिल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहला बड़ा इक़दाम नैब के मुख्तलिफ क़वानीन में तब्दीली करके उठाया और 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन केसेस के मुकदमात नैब के दायरे इख्तियार से बाहर कर दिए। क्यों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और मुल्क भर की सियासी जमातों के रहनुमाओं को फ़ायदा मिला और 755 मुकदमात इंक्वायरी और 292 मुकदमात तफ्तीश की सतह पर मुतासिर हुए। इन्हीं में 50 मुकदमात करप्शन में 168 आमदन से ज़ायद असासों के थे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल केस में भरी हुए। मरियम नवाज की कई मुकदमात में सज़ा ख़त्म हुई। उनको लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पासपोर्ट मिला और वो लंदन भी रवाना हुई। इसहाक डार और सलमान शहबाज 4 साल खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करने के बाद मुख्तलिफ केसेस में उन्हें ज़मानतें मिली और वो वापस भी आए। इसहाक डार तो वज़ीर ख़जाना भी बन गए। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना का रेफरेंस वापस कर दिया गया। PPP के राजा परवेज अशरफ के रेंटल पावर केस में 6 रेफरेंस वापस हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ USF फंड में रेफरेंस वापस हुए। जहां इन सियासी शख्सियात को शहबाज स्पीड के हिसाब से क्लीन चिट मिली, वहां PDM हुकूमत के 16 माह में अवाम की जिंदगी मजीद मुश्किल होती चली गई। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमानों बल्कि 7वें आसमान पर चली गई। अप्रैल 2022 में महंगाई की शरह 11.8% थी, वो अब 29.8% है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस शरह में तकरीबन 18% का इजाफा हुआ है। PDM हुकूमत आई थी उस वक्त बिजली की कीमत 24 रुपये थी, अब बिजली 50 रुपये फी यूनिट तक पहुंच चुकी है। डॉलर से मुतालिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जो वादे और दावे किए थे वो बिल्कुल नाकाम रहे। 181 रुपये वाला डॉलर 287 रुपये में भी नहीं मिल रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की तो क्या ही बात करें। PDM हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 बार इजाफा हुआ, जो तकरीबन 82% का इजाफा बनता है। और जो पेट्रोल 2022 अप्रैल में 150 का था, अब वो 274 का है। गंदम जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। इसकी कीमत 2200 से 5000 फी मन तक पहुंच गई। आटे की कीमत में मजमूई तौर पर 52 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ। जो आटा 90 रुपये फ़ी किलो था, अब उसे 142 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया। अद्वियात की कीमतों में 200 गुना इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर से कम होकर
5.3 अरब डॉलर रह गए थे, जो अल्लाह अल्लाह करके होने वाले IMF मुआहदे के बाद दोबारा 10 अरब डॉलर से ऊपर आ चुके हैं। जहाँ इस हुकूमत के 16 माह में कारकर्दगी का ग्राफ नाकस रहा है, वहाँ कुछ मामलात में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी रही है। बिलखुसूस PDM हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला, जिसका क्रेडिट इस हुकूमत के साथ साथ साबका यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी जाता है। हाल ही में सरमायाकारी के लिए SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम किया गया। सैलाब ज़दगान को मकानात फराहम किए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में दुगना इजाफा किया गया। ये मजबूरी रिपोर्ट कार्ड जिसकी बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातों के लिए अगले इलेक्शन में जाना मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं, क्योंकि मौजूदा मुआशी हालात में अवाम इन हुक्मरानों को वोट तो शायद देते हुए इस बात सोचेंगे कि ये जो कारकर्दगी थी वो शायद ये रिपोर्ट कार्ड इन हुक्मरानों के सामने जब रखा जाएगा तो इलेक्शन कैंपेन के अंदर इनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आएगा। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।